पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान, उसके बारे में सामान्य जानकारी, किस शब्द से बना है, किससे कहते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, वो सब। उसके बाद में पढ़ा था हमने द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में वो द्रव्य का अंत परिवर्तन और द्रव्य का मापन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य का अंत परिवर्तन। अंत है परिवर्तन। द्रव्य का अंत परिवर्तन कैसे होता है, एक पदार्थ को रूप को दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, वो किस प्रकार से होता है। तो द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की तीन प्रावस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उनका जो परिवर्तन होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, उसे कहा जाता है अंत परिवर्तन। पदार्थ का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में बदलना द्रव्य का अंत परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ की तीन प्रावस्थाएं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर है। पहली प्रावस्था है ठोस, दूसरी प्रावस्था है द्रव और तीसरी प्रावस्था है गैस। इन तीनों का हमने उल्लेख कर दिया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को गैस में बदला जा सकता है, गैस को पुनः द्रव में बदला जा सकता है और द्रव को पुनः ठोस में बदला जा सकता है। इसका एक उपयुक्त एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें तीनों प्रावस्थाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे आपने लिया बर्फ, जो ठोस प्रावस्था में उपस्थित होता है, अणु सूत्र H2O ही है। बर्फ जिसको आप पढ़ सकते हो H2O, और कौन सी प्रावस्था में होता है, ठोस प्रावस्था में। फिर आपने उदाहरण लिया जल, अणु सूत्र H2O ही है बट प्रावस्था लिक्विड है। फिर बात करें गैस की, जिसको वाष्प पढ़ सकते हो, अणु सूत्र H2O ही है बट वो वाष्प प्रावस्था में। तीनों ही प्रावस्थाएं हो गई, ठोस भी हो गया, द्रव भी हो गया, गैस भी हो गया। अणु सूत्र तीनों में सेम है। देखो H2O, H2O और H2O। भौतिक वर्गीकरण में पढ़ा हमने, एक संगठन उसका परिवर्तित नहीं होता। अब ये किस प्रकार से अंत परिवर्तित होता है, तो ठोस को अगर द्रव में परिवर्तित करना है तो यहाँ पर प्रेशर को तो रखा जाता है स्थिर, दाब को रखा जाता है स्थिर, और तापमान में की जाती है वृद्धि। जिस तापमान पर ये परिवर्तन होता है उस तापमान को पढ़ा जाता है गलनांक। जहां पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को हम क्या पढ़ते हैं, गलनांक। फिर द्रव को गैस में बदलोगे, वही प्रेशर को तो रखा जाता है स्थिर और तापमान में की जाती है वृद्धि। जिस तापमान पर यह परिवर्तन होता है उसको पढ़ा जाता है क्वथनांक। ऐसे ही वापस गैस को अगर द्रव में बदलना है, गैस को द्रव में बदलना है तो यहाँ पर ताप को तो रखा जाएगा नियत और प्रेशर में की जाएगी वृद्धि। गैस द्रव में बदलता है, इस क्रिया को कहा जाता है संघनन। क्या पड़ता है, संघनन। फिर द्रव को ठोस में बदलना, यहाँ पर भी वही, ताप को तो रखा जाएगा स्थिर, प्रेशर में की जाएगी, दाब में की जाएगी वृद्धि। जिस पर होगा उसको पढ़ेंगे हम हिमांक। ये हो गया। और कुछ प्रावस्थाओं में कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिसमें ठोस है वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, या गैस है वो सीधी ठोस में बदल जाती है। ठोस सीधा गैस में, ये गैस सीधा ठोस में बदलता है, इस क्रिया को पढ़ा जाता है ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को पढ़ा जाता है ऊर्ध्वपातन। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठोस का वाष्प दाब सीधा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या ठोस वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस क्रिया को सब्लिमेशन कहता है, ऊर्ध्वपातन कहता है। ये हुआ द्रव्य का अंत परिवर्तन। यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें, दो परिभाषाएं पूछी जाती है। पहली परिभाषा पूछी जाती है गलनांक। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, एमपी किसे कहते हैं। तो गलनांक में होता क्या है कि ताप है जिस पर ठोस किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, वह ताप जिस पर ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। तो परिभाषा भी दे सकते हो, वह ताप जिस पर ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब द्रव के समान हो जाता है,
उसे गलनांक कहता है। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरी बात करें क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर द्रव किस में बदल जाता है? गैस में। तो इसकी परिभाषा आप ये कह सकते हो, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के समान होता है, के समान होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। दो परिभाषाएं हैं। तीसरी बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? कि वह ताप जिस पर ठोस सीधा वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस वाष्प में परिवर्तित होता है, ठोस वाष्प में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये तो हुआ द्रव्य का अंत परिवर्तन। महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस प्रकार से अंत परिवर्तन होता है। तो ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदलता है। इस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंत परिवर्तन कहते हैं। द्रव्य के पदार्थों का या प्रावस्थाओं का अंत परिवर्तन होता है। वो अंत परिवर्तन में ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदलता है। जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उसमें गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करते हैं। अब इसके बाद में आता है द्रव्य का मापन। द्रव्य का मापन, द्रव्य को किस प्रकार से मापते हैं? तो द्रव्य के मापन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं दी, जिसमें सबसे पहले 3 गुणधर्मों के आधार पर, जिसमें आप कह सकते हो दूरी, द्रव्यमान और समय के आधार पर मापन को 3 प्रकार से, 3 पद्धतियां दी गई थी। इसके आधार पर कौन कौन सी दी गई थी? तो पहली पद्धति थी एमकेएस पद्धति, दूसरी पद्धति थी सीजीएस पद्धति और तीसरी पद्धति थी एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इसमें क्या होता है कि इसमें दूरी को मापा जाता है मीटर में। दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम। और समय को मापा जाता है सेकंड में। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति के बाद में सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें दूरी की, तो इसमें दूरी को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। बात करें हम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में। और बात करें समय की, समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। किस में मापा जाता है? सेकंड। फिर है एफपीएस, इसमें दूरी को मापा जाता है फुट में।
द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। तो जो दूरी है, द्रव्यमान है, इनकी अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग इकाइयां, इसलिए 1960 में 1960 में एक सर्व सम्मेलन हुआ, सर्व सम्मेलन हुआ जिनका नंबर था, जो पहले सम्मेलन हो चुके थे, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 1960 में 11वें सर्व सम्मेलन में, 1960 में सर्व सम्मेलन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। ऐसा ही पद्धति है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही पद्धति है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। इस एसआई पद्धति में 7 इकाइयों को मूल राशि माना गया है। एसआई पद्धति में 7 राशियों को मूल राशि माना गया, और बाकी सभी राशियां हैं जो उनसे व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। जो 7 मूल राशियां कौन सी है, तो आपने पहले पढ़ ली भौतिक राशियां, भौतिक राशियां या भौतिक मूल राशि। और दूसरा एसआई पद्धति के अंतर्गत उसका हम देख लेंगे इकाई या मात्रक, उसकी इकाई क्या होता है या उसका मात्रक कौन सा होता है। ये 7 मूल राशियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहली मूल राशि नंबर 1 पर है द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि है दूरी, तीसरी मूल राशि है समय, चौथी मूल राशि है तापमान, पांचवी मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। 6वां नंबर पर मूल राशि है विद्युत धारा, और लास्ट है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। सबसे पहले बात करें हम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, किलोग्राम। दूरी की इकाई होती है, दूरी को मापा जाता है मीटर में। समय को मापा जाता है एसआई पद्धति में सेकंड में। तापमान को मापा जाता है केल्विन में। पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, और प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। ये 7 मूल राशियां हैं जिनकी एसआई पद्धति में इस प्रकार की इकाई है। सबसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। अब ये किलोग्राम भी कैसे लिखते हैं, तो उस किलोग्राम में के भी स्मॉल लेटर में होगा और ग्राम भी स्मॉल लेटर में होगा, के जी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर के कैपिटल लिखते हो तो वो सिंबल गलत है। मीटर को लिखा जाता है स्मॉल एम के रूप में, सेकंड को लिखा जाता है स्मॉल एस के रूप में, केल्विन को कैपिटल के रूप में लिखते हैं जो ताप की इकाई है। थर्मामीटर को कैपिटल के है और के को कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे ताप की इकाई। मोल के लिए लिखा जाता है मोल। एम्पियर के लिए लिखा जाता है कैपिटल ए, पहले ए एम पी लिखते थे, अभी वर्तमान में एसआई पद्धति में कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कैंडल के लिए लिखा जाता है सी डी, जिसमें सी भी स्मॉल होगी, डी भी स्मॉल होगी। अगर सी कैपिटल कर लोगे तो वो कैडमियम बन जाएगा, सी डी कैंडेला। पहला है द्रव्यमान, उसकी इकाई है किलोग्राम, दूरी की इकाई है मीटर, समय की इकाई है सेकंड, तापमान की इकाई है केल्विन, पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, और प्रकाश की तीव्रता की इकाई है कैंडेला। एक बार दोबारा देखना, पहले हमने देखा द्रव्य का अंत्य परिवर्तन,
अंत्य परिवर्तन का मतलब एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में कैसे बदलती है, तो उसमें गलनांक किसे कहते हैं, क्वोथनांक किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, और अंत्य परिवर्तन कैसे होता है तो वो देखा। फिर आता है द्रव्य का मापन। प्रारंभ में द्रव्य के मापने की अलग अलग पद्धतियां थी, जैसे उनमें से हमने 3 पद्धतियां लिख दी, दूरी, द्रव्यमान और समय के आधार पर दे रखी है, वो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसमें दूरी और द्रव्यमान को अलग अलग वे में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए सिस्टमैटिक वे में प्रदर्शित करने के लिए 1960 में वैज्ञानिकों का सर्व सम्मेलन हुआ, जिसमें एसआई पद्धति को, महत्वपूर्ण है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। एसआई पद्धति है वो स्वीकार है। मैं उस एसआई पद्धति में 7 राशियों को मूल राशि के रूप में माना गया है। कितनी राशियों को मूल राशि के रूप में माना गया है? 7 राशि। बाकी सभी राशियां उनसे व्युत्पन्न है, उनसे बढ़ी हुई है। अब वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी है? द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता, और उनकी इकाइयां इस प्रकार की है। ये तो हुआ द्रव्य का अंत्य परिवर्तन और द्रव्य का मापन। अब एक दो गुणधर्मों के बारे में देखते हैं। पहले ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। ये तो हुआ द्रव्य का अंत्य परिवर्तन और द्रव्य का मापन। ऐसी पद्धति महत्वपूर्ण है। 7 मूल राशियां हैं, कौन कौन सी है? बाकी सब व्युत्पन्न राशियां। उनमें से कुछ गुणधर्मों की हम यहाँ चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण गुणधर्म में पूछा जाता है। पहला हमने लेते हैं तापमान। तापमान का मतलब क्या होता है? तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? टेम्परेचर किसे कहते हैं? जिसको कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ताप किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में निहित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ताप। जैसे मनुष्य शरीर में निहित ऊष्मा की मात्रा होती है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ताप की परिभाषा ये कह सकते हो, किसी द्रव्य में निहित ऊष्मा की मात्रा को, किसी द्रव्य में निहित ऊष्मा की मात्रा को, ऊष्मा की मात्रा को ताप कहते हैं। किसी द्रव्य में निहित ऊष्मा की मात्रा को ताप कहते हैं। ये ताप की हो गई परिभाषा। अगर हम बात करें ताप का मापन, ताप का मापन, ताप का मापन है वो थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है। थर्मोमीटर, थर्मामीटर कह सकते हो चाहे थर्मोमीटर कह सकते हो। ताप का मापन है वो थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है। और ताप मापन के जो थर्मामीटर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं थर्मामीटर, थर्मोमीटर, थर्मामीटर भी लिख सकते हो। उस थर्मामीटर के प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे, कितने प्रकार के थर्मामीटर है उसका पहले लिख देंगे प्रारंभिक पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक। उसके बाद में लिख देंगे उसका अंतिम पाठ्यांक, अंतिम पाठ्यांक। उसके बाद में हम लिख देंगे उस थर्मामीटर में प्रारंभिक और अंतिम आ जाएगा तो कुल भागों की संख्या, कुल भाग कितने होते हैं उनका उल्लेख कर देंगे। ये तो हो जाएंगे थर्मामीटर के प्रकार। कितने थर्मामीटर होते हैं, उनका प्रारंभिक पाठ्यांक कितना होता है, अंतिम पाठ्यांक कितना होता है, और कुल भागों की संख्या कितनी होती है, उनका हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। देखिए, तो थर्मामीटर का पहला प्रकार है जिसको आप पढ़ सकते हो डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा प्रकार होता वो है केल्विन, और तीसरा प्रकार होता वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, केल्विन को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फ़ारेनहाइट को कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये थर्मामीटर के 3 प्रकार हैं। डिग्री सेल्सियस का प्रारंभिक पाठ्यांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हो उसमें कुल भागों की संख्या कितनी हो गई, कुल भागों की संख्या हो गई 100। केल्विन में
273 प्रारंभिक पाठ्यांक होता है, 373 अंतिम पाठ्यांक होता है, 373 केल्विन। तो यहाँ पर भी कुल भागों की संख्या कितनी हो गई? कुल भागों की संख्या हो गई 100। फिर है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का प्रारंभिक पाठ्यांक होता है, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी पढ़ सकते हो, और अंतिम पाठ्यांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुल इसके भागों की संख्या देख लोगे तो इसके कुल भागों की संख्या हो जाएगी 180। ये थर्मामीटर के 3 प्रकार हो गए, जिसमें पहला प्रकार हो गया आपका डिग्री सेल्सियस, दूसरा प्रकार हो गया केल्विन, तीसरा प्रकार हो गया फ़ारेनहाइट। 3 प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, इन तीनों का आपने उल्लेख कर दिया। अब इसका सूत्र किस प्रकार से बनता है ताप परिवर्तन का? तो इसके लिए एक सूत्र व्युत्पन्न करते हैं हम। इस प्रकार का सूत्र होता है, पहले हम यहाँ व्युत्पन्न कर लेते हैं उसको। आपको लिखना है ताप की इकाई जो भी होती है, ताप की इकाई माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक, ताप की इकाई में से प्रारंभिक पाठ्यांक को माइनस करना है और उसके अंदर भाग देना है कुल भागों की संख्या का। इस प्रकार से सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। ताप की इकाई माइनस करोगे प्रारंभिक पाठ्यांक और भाग दोगे कुल भागों की संख्या का। तो ताप की इकाई है पहली डिग्री सेल्सियस। कौन सी इकाई है? डिग्री सेल्सियस। प्रारंभिक पाठ्यांक है 0 और कुल भागों की संख्या है 100। फिर नंबर 2, ताप की इकाई है केल्विन। प्रारंभिक पाठ्यांक है 273, कुल भागों की संख्या है 100। ताप की इकाई है तीसरी फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट भी पढ़ सकते हो, माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक 32, कुल भागों की संख्या है 180। अब इसके अंत परिवर्तन के लिए हम देखें तो इसमें देखो, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, इन सब में 2 का भाग जाता है, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ 9 बार जाएगा। तो पीछे एक सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जीरो किसी में से गया तो पीछे बच गई वही संख्या, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये ताप के अंत परिवर्तन का फॉर्मूला हो गया। ताप की इकाई को, थर्मामीटर की इकाई को एक राशि से दूसरी राशि में बदलते हैं तो किस प्रकार से बदला जाता है वो वापस देखना। तापमान किसे कहते हैं? कि किसी भी पदार्थ में निहित ऊष्मा की मात्रा को, द्रव्य में निहित ऊष्मा की मात्रा कितनी है, उस ऊष्मा की मात्रा को ताप कहते हैं। ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में है, फ़ारेनहाइट में है। जिसका प्रारंभिक पाठ्यांक और अंतिम पाठ्यांक लिख करके आपने कुल भागों की संख्या का उल्लेख कर दिया और फिर सूत्र अंत परिवर्तन का निकालोगे, ताप की इकाई माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक अपॉन कुल भागों की संख्या। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है अगली, इस पर एक प्रश्न बनता है, आंकिक प्रश्न। ताप की इकाई का अंत परिवर्तन या तो पूछेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, या फिर पूछेंगे केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो, या एक साथ भी पूछ ले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में फ़ारेनहाइट में बदलो। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं और उसको समझते हैं। ये आपने लिया उदाहरण नंबर 1, हमने ये लिख दिया 10 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। 10 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलो? डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। तो कौन सी 2 इकाइयों का अंतर परिवर्तन है? डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। उन 2 इकाइयों को लेना है। डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये तो है हमारा फॉर्मूला। अब मान दे रखा है प्रश्न में किसका? डिग्री सेल्सियस का। कितना है? 10। तो लिख दो, क्या बन गया? 10/5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। सरल करोगे तो इसका इसमें भाग दे दिया, कितनी बार गया? 2 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी
10, इसको इससे गुणा कर लिया, कितने हो गए 18, सरल किया तो कितना प्राप्त हो गया 18 बराबर f माइनस 32। ये माइनस का 32 इस तरफ आ गया तो किसका हो गया प्लस का, तो आप ये कह सकते हो क्या बन गया 18 प्लस 32, 18 में 32 जोड़ दो, कितने हो गए 18 में 32 जोड़ दिए तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। 10 डिग्री सेल्सियस का मान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ये हो गया डिग्री सेल्सियस का किसमें परिवर्तन, केल्विन में। वापस देखना, डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, सॉरी किसमें बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस के लिए ये, फ़ारेनहाइट के लिए ये, दोनों मान का सूत्र रख दिया। किसका दे रखा है डिग्री सेल्सियस रख लिया, सरल कर लिया, इसमें भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, इसको इससे गुणा कर लिया, कितने हो गए 18, ये माइनस इस तरफ आया तो किसका हो गया प्लस का, 18 और 32 कितने हो गए 50, 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक एग्जाम्पल इस पर और कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरे एग्जाम्पल में हमने ये लिख दिया कि 300 केल्विन को फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। 300 केल्विन को किस में बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। बदलने के लिए आप सूत्र लिख दो, केल्विन मीन्स के माइनस 273 अपॉन 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये तो सूत्र है अंतर परिवर्तन जो ऊपर लिखा हुआ भी है, जिसका मान दे रखा लिख दो, केल्विन का मान दे रखा कितना है 300, तो ये आपने लिख दिया 300 माइनस 273 बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9। इसमें से ये माइनस हुआ, कितना बच गया पीछे 27, 27 को गुणा किससे कर लोगे 9 से, ये बन गया 27 इंटू 9 बटा 5 बराबर f माइनस 32, ये 9 को 27 से गुणा कर लो, 9 को 27 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 कितने हो गए 24 अपॉन 5, इसका 5 में भाग दोगे फिर f माइनस 32, इसका 5 में भाग दे दो, भाग दिया तो कितनी बार गया 48.6, ये 32 इस तरफ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 48 और 32 कितने हो गए 50, 80, 80.6। तो 300 केल्विन बराबर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये केल्विन का अंतर परिवर्तन किसमें हो गया फ़ारेनहाइट में हो गया। ये हो गया द्रव्य का अंतर परिवर्तन, द्रव्य का मापन जिसमें एसआई पद्धति महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में हमने एक गुणधर्म पढ़ा तापमान। ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसके अंतर परिवर्तन कैसे करोगे कि ताप की इकाई में से उसका प्रारंभिक पाठ्यांक माइनस करोगे, कुल भागों की संख्या का भाग दोगे, इस प्रकार से ये अंतर परिवर्तन का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनमें आप काम में ले सकते हो ये सूत्र। ये हो गया आज का टॉपिक। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतांक। अगर आपको ये क्लास समझ में आई और ठीक लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।